वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अब तक हम चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि किस तरीके से दिल्ली सल्तनत का शुरुआत हुई। साथ ही साथ हमने जाना कि स्लेव डायनेस्टी किस तरीके से कार्य कर रही थी। एनी प्रॉब्लम? क्या नाम है आपका? सक्षम। आगे हमने पढ़ा कि कुतुबुद्दीन ऐबक का शासनकाल कब से कब तक रहा, 1206 से 1210 तक एडी तक। इसके बाद इल्तुतमिश ने शासन का कार्यभार संभाला जो 1210 से लेकर 1236 एडी तक रहा। उसके बाद उन्होंने कुतुब मीनार का निर्माण करवाया जिसमें कुतुबुद्दीन ऐबक और कुतुब इल्तुतमिश ने दोनों ने मिलकर कुतुब मीनार को पूरा करवाया था। इसके अलावा इल्तुतमिश के बाद उसकी पुत्री रजिया सुल्तान बनी थी जिसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। साथ ही साथ हमने जाना कि किस तरीके से उन्हें डिस्क्रिमिनेशन झेलने को मिली क्योंकि उनके वह एक औरत थी जिसकी वजह से उन्हें कोई भी राजा मानना नहीं चाहता था या फिर उनके नीचे शासन करना नहीं चाहता था, जिसके बारे में मिराज इसराज ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि किस तरीके से एक वुमेन होने के कारण उन्हें विभिन्न प्रकार की डिफ़िकल्टीज झेलने को मिली। आइए जानते हैं इससे आगे नसीरुद्दीन मोहम्मद के बारे में कि नसीरुद्दीन मोहम्मद ने किस समय से किस समय तक शासन किया। 1246 से लेकर 1265 तक इन्होंने शासन किया। आफ्टर रजिया मैनी incapable ruler ascend the throne of the दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत के ताज को रजिया के बाद बहुत सारे इनकेपेबल रूलरों ने हथियाने की कोशिश की, लेकिन मिराजुद्दीन बलवान द सन ऑफ इल्तुतमिश, अलाउद्दीन मुराद द सन ऑफ रुकनुद्दीन एंड नसीरुद्दीन मोहम्मद अनदर सन ऑफ इल्तुतमिश, ये कुछ शासक रहे, was under the influence of one powerful Turkish chief Ughal Khan, known as in history as बलवान। और इसी तरीके से तुर्की के एक महान शासक रहे जिन्हें बलवान के नाम से जाना जाता था। उनका नाम था उल खान। द यंग एंड द inexperienced सुल्तान बिकम इन पपेट इन द हैंड ऑफ बलवान। ये नए नौजवान शासक थे जो एक तरह के पपेट थे बलवान के हाथों की, या फिर बलवान के हाथों से ही चलाई गई कठपुतलियों की तरह नसीरुद्दीन मोहम्मद कार्य करते थे। हम ये समझ सकते हैं। गियाजुद्दीन बलवान, आइए जानते हैं गियाजुद्दीन बलवान के बारे में। गियाजुद्दीन बलवान ने शासनकाल किस तरह से शासनकाल इन्होंने 1266 1266 एडी से 1287 एडी तक संभाला। द स्ट्रगल ऑफ पावर बिटवीन द मोनार्ची एंड द तुर्किश नोबल कंटिन्यू टिल बलवान कैप्चर पावर आफ्टर द डेथ ऑफ नसीरुद्दीन मोहम्मद एंड फाइनली ascend द थ्रोन इन 1266 एडी। यहाँ पर ये कह रहा है कि काफ़ी स्ट्रगल देखने को मिली तुर्किश नोबल में और मोनार्ची में, और बलवान ने कैप्चर करने की कोशिश की इस पावर को। नसीरुद्दीन मोहम्मद की डेथ के बाद फाइनली उन्होंने थ्रोन पर कब्जा कर लिया 1266 ईस्वी में। एनी प्रॉब्लम? इसके बाद कह रहा है बलवान इंट्रोड्यूस स्ट्रिक्टली डिसिप्लिन एंड स्ट्रेंड द पावर ऑफ मोनार्ची के अंतर्गत देखने को मिलता है कि मोनार्ची के अंतर्गत इसकी पावर अलग ही थी और यह अलग तरीके से कार्य करता था। ही बिलीव इन डिवाइड राइट्स ऑफ किंगशिप एंड दिस इनक्रेट द प्रेसाइड एंड द पावर ऑफ द मोनार्ची। यह बिलीव करता था कि किस तरीके से राजा को चलाना चाहिए अपनी पावर को और किस तरीके से एक मोनार्ची या एक राजा की पावर होती है। ही सक्सेसफुली चेक द सरप्रेस द इंटरनल एंड द एक्सटर्नल डेंजर। ये बाहरी और आंतरिक डेंजरों या खतरों को आसानी से भाप लेता था। इन ऑर्डर टू राइज द पावर ऑफ द किंग बलवान वाज डिटरमिन्ड टू ब्रेक द पावर ऑफ तुर्किश नोबल। और इस तरीके से बलवान ने जो इतने भी तुर्की नोबल थे उनकी पावर को काफ़ी हद तक ख़त्म कर दिया था। सो ही वाज द वेरी स्ट्रिक्ट एंड डिड नॉट इवन स्पेयर द नोबल वाइल डिलीवर जस्टिस। और इस तरीके से हम कह सकते हैं कि यह एक बहुत ही महान नेता था जो अच्छी तरीके से न्याय प्रदान करता था। टू द कीप हिमसेल्फ वेल इन्फॉर्म्ड, यह बहुत ही अच्छी तरीके से अपने आप में हर प्रकार की इन्फॉर्मेशन रखता था जिसके अंतर्गत यह कार्य करता था। साथ ही बलवान वाज एनी प्रॉब्लम?
बलवान अपॉइंटेड इन एवरी डिपार्टमेंट, इन्होंने अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग लोगों को अपॉइंट किया था। ही आल्सो ऑर्गेनाइज्ड ए स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइज्ड आर्मी, इन्होंने एक बहुत ही ताकतवर आर्मी का गठन भी किया था टू डील विद इंटरनल डिस्टर्बेंस, जिसके कारण आंतरिक जितने भी युद्ध हो रहे हैं उनसे वे लड़ सकें या आंतरिक रूप से किसी भी तरह की परेशानी को ये फेस कर सकें, कोई प्रॉब्लम है सक्षम। ही आल्सो organized a strong centralized army to deal with internal disturbance and to repel the Mongol with who posed a serious threat in the Delhi Sultanate। और इस तरीके से हम देखते हैं कि मंगोलों के आक्रमणों को भी काफ़ी हद तक इन्होंने पीछे हटाए रखा। बलवान वाज द पर्टिकुलर अबाउट मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, बलवान ने अपने क्षेत्र में लॉ एंड ऑर्डर को भी बहुत अच्छी तरीके से मेंटेन रखा। ये बहुत अच्छी पनिशमेंट, ही गेव हरेस पनिशमेंट टू रॉबर एंड डिकॉल्ट, अगर कोई भी किसी तरह की चोरी डकैती करता था तो वह उसे बहुत बुरी सजा देता था। द हर्ष मेथड ऑफ बलवान वाज कॉल्ड द पॉलिसी ऑफ ब्लड एंड आयरन, एक तरीके से इसका जो तरीका था इसे पॉलिसी कहा गया था ब्लड ऑफ एंड आयरन की, मतलब कि खून के बदले खून की एक नीति इसने निकाल दी थी कि जिसका जितना नुकसान किया है उतना ही उसे नुकसान भरना पड़ेगा या उससे दुगना उससे भरना पड़ेगा। मोर एवर इन द ऑर्डर ऑफ इम्प्रेस द पीपल बलवान मेंटेन ए ग्रेट कोर्ट, और इस तरीके से बलवान की बातों को समझकर उन्होंने काफ़ी अच्छी तरीके से मेंटेन किया गया था उसके लॉ एंड कोर्ट को। बलवान मेंटेन ग्रेट कोर्ट, बलवान ने एक अच्छा राज दरबार बनाया हुआ था। वेयर ही वेंट आउट ही वाज सराउंडेड बाय द लार्ज कॉन्टिंजेंट ऑफ द बॉडी गार्ड्स, जहाँ पर वह जाता था तो बहुत सारे बॉडी गार्ड उसके साथ होते थे। बलवान इंट्रोड्यूस द कस्टम ऑफ सिजदाह, बलवान ने सिजदाह नामक धर्म को प्रमोट किया था। एंड पाइबोस और जमीन बोस, पाइबोस और जमीन बोस के नाम से जाना जाने वाला यह उसका कस्टम रीति रिवाज थे जिसे उसने लोगों को बताए थे या समझाए थे। इट वॉज डन बाय इम्प्लीज दैट द नोबल वर नॉट बी इक्वल, उसने बताया था कि सभी जो नोबल हैं वे इक्वल नहीं हैं। ही इंसाइड दैट व्हेन द नोबल कम टू द कोर्ट दे हैड टू ले डाउन ऑन द फ्लोर एंड किस द मोनार्च फीट, उसने दिखाया था कि जो नोबल आते हैं वे राज दरबार में आते थे और राजा के कदमों को चूमते थे। इस तरीके से वह दिखाता था कि राजा ही सबसे ऊपर है। बलवान वाज वन ऑफ द मेन आर्किटेक्ट ऑफ द दिल्ली सल्तनत बाय asserting the power of presiding of the monarchy he strengthened the दिल्ली सल्तनत। और इस तरीके से हम देखते हैं कि बलवान के समय में दिल्ली सल्तनत काफ़ी फली फूली और इसका आर्किटेक्चर के नमूने भी दिल्ली सल्तनत के दौरान देखने को मिलते हैं। द खिलजी डायनेस्टी, आइए जानते हैं खिलजी डायनेस्टी के बारे में जो बलवान के बारे में। ये 1290 से लेकर 1320 ईस्वी तक रही। आइए जानते हैं इसके बारे में। आफ्टर द डेथ ऑफ बलवान देयर वाज कन्फ्यूजन इन दिल्ली फॉर सम टाइम, दिल्ली में काफ़ी समय तक कन्फ्यूजन रहा। जब बलवान की डेथ हो गई, हिज ग्रैंडसन कयूबादाब सक्सेड टू द थ्रोन, उसका पोता कयूबादाबाद ने थ्रोन पर कब्जा कर लिया, लेकिन वह एक कमज़ोर शासक था। टेकिंग एडवांटेज ऑफ दिस ए न्यू ग्रुप कॉल्ड द खिलजी कम द पावर, और इस तरीके से एक नया ग्रुप पावर में आया जो खिलजी के नाम से आया। जलालुद्दीन खिलजी 1290-96 वाज द फाउंडर ऑफ खिलजी डायनेस्टी। जलालुद्दीन खिलजी ने 1290 से 1296 के बीच खिलजी डायनेस्टी की खोज की या स्थापना की। ही रूल्ड फॉर ए ब्रीफ पीरियड ऑफ ओनली 6 ईयर, यह लगभग 6 साल तक अपने इस ब्रीफ पीरियड पर रहा। ही वाज मर्डर्ड बाय हिज नेफ्यू, वह अपने ही भांजे द्वारा मार दिया गया। अलाउद्दीन खिलजी हु लेटर बिकम
हाथ तैयार और उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी शासक बना। इस तरीके से हम देख सकते हैं कि जलालुद्दीन खिलजी को उसके ही भांजे ने मारा था 6 साल बाद ही। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में जानते हैं, जो 1296 से 1316 ईस्वी तक शासनकाल में रहे। आइए जानते हैं कि इन्होंने किस तरीके से शासन किया। द नेक्स्ट रूलर अलाउद्दीन खिलजी वाज द वेरी एफिशिएंट एंड कैपेबल रूलर। ये बहुत ही अच्छे और कैपेबल रूलर थे और शासन को बहुत अच्छी तरीके से संभाल रहे थे, मिलिट्री को आसानी से संभाल रहे थे। ड्यूरिंग हिज रीजन द दिल्ली सल्तनत एक्सपेंड। इनके समय काल में ही दिल्ली सल्तनत फैलने लगी थी। अलाउद्दीन एस्टेब्लिश्ड ए वेस्ट एम्पायर। अलाउद्दीन ने बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा कर दिया था। हिज कॉन्सिक्वेंट ऑफ गुजरात गिव हिम एक्सेस टू द पोर्ट एंड ओवरसी ट्रेड। इनके समय में गुजरात पर कब्जा हो गया था और वहाँ पर व्यापार समुद्र के ऊपर भी होने लगा था। अलाउद्दीन खिलजी आल्सो ब्रॉट राजस्थान अंडर द कंट्रोल। राजस्थान को भी कंट्रोल में ले लिया था अलाउद्दीन खिलजी ने। इन द साउथ ही सेंड हिज कमांडर मलिक काफर टू ब्रिंग द रिच किंगडम ऑफ द डेक्कन अंडर कंट्रोल। मलिक काफर को साउथ में भेजकर इसने दक्कन के कुछ हिस्सों पर कब्जा कर लिया था। मलिक काफर लेड 2 कैंपेनिंग इन साउथ इंडिया। साउथ इंडिया में मलिक काफर ने 2 कैंपेनिंग की। फर्स्ट कैंपेनिंग द फर्स्ट अगेंस्ट वरंगल इन द तेलंगाना। उन्होंने तेलंगाना के वरंगल पर कब्जा किया। अगेंस्ट द्वारसमुद्रा एंड मालाबार। उसके बाद उन्होंने द्वारसमुद्रा और मालाबार मॉडर्न कर्नाटक पर कब्जा किया और मदुराई तमिलनाडु पर कब्जा किया। फॉर द फर्स्ट टाइम मुगल आर्मीज पेंटेड एज फार ए मदुराई इन द साउथ एंड द ब्रॉट बैक अनटोल्ड वेल। इस तरीके से हम देखते हैं कि एक लंबा क्षेत्र फैला लिया था इन्होंने अपने शासनकाल के अंतर्गत और काफ़ी लंबे हिस्से में मदुराई तक इन्होंने अपने शासनकाल को फैला लिया था। बैठो। टू डील विद ए मंगोल एंड द प्रोटेक्ट द वेस्ट एम्पायर। और इस तरीके से मंगोलों पर आक्रमण करके इन्होंने डील की और अपना वेस्ट एम्पायर और भी ज़्यादा फैला लिया। अलाउद्दीन का यह साम्राज्य काफ़ी फैल गया था। ही बिल्ट न्यू फोर्ट एंड रिपेयर ओल्ड वन अलोंग द नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर्स। इसने नए किले बनाना शुरू कर दिया था और पुरानों की मरम्मत करना शुरू कर दिया था ताकि कोई दूसरा क्षेत्र उस पर कब्जा ना कर सके। अलाउद्दीन खिलजी बिल्ट द शीरी फोर्ट इन दिल्ली। इसने शीरी फोर्ट का निर्माण किया था दिल्ली में, जो प्रोटेक्ट करता था लोगों को मंगोलों के आक्रमण से। शीरी बिकम द कैपिटल ऑफ द खिलजी। शीरी को दिल्ली की खिलजियों की राजधानी बनाया गया। शीरी इज द थर्ड सिटी ऑफ दिल्ली। शीरी दिल्ली का तीसरा शहर था। ए लार्ज वाटर रिजर्वर कार्ड हौज खास वाज आल्सो पार्ट इन द सिटी कॉम्प्लेक्स। इसके अलावा हौज खास नाम का एक तालाब भी यहाँ पर बना हुआ था। इसमें शीरी में या शीरी नामक शहर में। कोई प्रॉब्लम है? इसके बाद आते हैं हम अलाउद्दीन खिलजी के कंट्रोल पॉलिसी के बारे में कि अलाउद्दीन खिलजी ने मार्केट की कंट्रोल पॉलिसी को किस तरीके से निभाया या अलाउद्दीन खिलजी ने मार्केट को किस तरीके से कंट्रोल किया। आइए जानते हैं इसके बारे में। अलाउद्दीन मेजर टू कंट्रोल द मार्केट वेयर द रिगार्डेड एज द ग्रेट वंडर ऑफ द वर्ल्ड। इस तरीके से हम देखते हैं कि मार्केट के रूप में इसने काफ़ी बुद्धिमत्ता से उस चीज़ को अपने अंदर समाहित किया या उसे संभाला। He fixed the cost of the commodities from the food grain, sugar, cooking oil to a needle and from costly imported cloth to horse and cattle. उसने सभी चीज़ों के दाम फिक्स कर दिए, चाहे वे अनाज के दाम थे, शुगर के दाम थे, चीनी के दाम थे, तेल के दाम थे या फिर एक खाली सुई के दाम थे। इस तरीके से हम देखते हैं जैसे कि आज के समय में आपके सभी चीज़ों के दाम निश्चित हैं। जैसे चीनी 40 रुपये किलो है या फिर आपकी सुई 1 रुपये की या 2 रुपये की आ जाती है। उसी तरीके से उसने उस समय के दौरान कर दिया। तो ये एक खासियत दिखाता है अलाउद्दीन खिलजी की उस समय के दौरान, क्योंकि उस समय इतनी बड़ी चीज़ कर पाना संभव नहीं था हर इंसान के लिए। वेरी हार्श पनिशमेंट वर गिवन इन
एनी शॉपकीपर चार्ज ए हायर प्राइस। वह बहुत बुरी पनिशमेंट देता था अगर कोई शॉपकीपर ज़्यादा पैसे वसूलता था किसी भी चीज़ के, जिसके कारण चीटिंग करना बहुत मुश्किल था। दे मेजर्ड बेनिफिशियल टू पीपल, वह लोगों के हित में कार्य करना पसंद करता था। अलाउद्दीन सेट अप 3 मार्केट इन दिल्ली, अलाउद्दीन ने 3 मार्केट बना दी थी दिल्ली में। फर्स्ट फूड ग्रेन के लिए, सेकंड कॉस्टली ग्रोथ के लिए, थर्ड हॉर्स के लिए, स्लेव्स के लिए या फिर दुधारू जानवरों कैटल्स के लिए। ईच मार्केट वर अंडर द कंट्रोल ऑफ एन ऑफिसर कॉल्ड साहलाना। इसके अलावा ये सभी मार्केट, जो तीनों मार्केट थी, ये एक ऑफिसर्स के अंतर्गत रहती थी जिसे साहलाना कहा जाता था। हु स्ट्रिक्टली कंट्रोल द प्राइस, जो स्ट्रिक्टली कंट्रोल करता था हर चीज़ के प्राइस को, कि घोड़ा कितने दाम पर बिकेगा या फिर आपके जो दुधारू जानवर हैं उनके मूल्य क्या होंगे उस आधार पर। मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन, आइए जानते हैं मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन को अलाउद्दीन खिलजी ने किस तरीके से चलाया। अलाउद्दीन खिलजी वाज द फर्स्ट दिल्ली सुल्तानात टू मेंटेन द वेल इक्विप्ड स्टैंडिंग आर्मी। तो दिल्ली सल्तनत का पहला शासक अलाउद्दीन खिलजी ऐसा रहा जिसने पूर्ण रूप से अपने मेंटेन आर्मी को स्टैंडर्ड करना शुरू किया और उन्हें सैलरी बांटना शुरू किया। He paid his soldier in cash and gave them important cost of goods bread। वह अपने लोगों को, अपने सिपाहियों को अच्छे घोड़े देता था और अच्छी कीमत देता था ताकि वह उसके साथ काम करें। The horse was branded so that they could not be exchanged for cheaper horse। वे घोड़े बहुत अच्छी किस्म के होते थे, इसलिए वे सस्ते घोड़ों से या घटिया घोड़ों से कभी भी बदले नहीं जाते थे। ए डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ ईच सोल्जर वाज गिवन टू प्राइवेट सब्स्टिट्यूशन। सभी की गई अपने एक पोजीशन हुआ करती थी, सभी सिपाहियों की अपनी एक पोजीशन होती थी। दिस वाज कॉल्ड चीरा, इसे चीरा के नाम से जाना जाता था। कीप ए चेक हैज लेड रेगुलर सुपरविजन एंड ट्रेडिंग ऑफ हॉर्स एंड सोल्जर्स। ये सभी लोग हॉर्स और सोल्जर्स की तरह की आर्मी को स्टैंडिंग आर्मी के साथ रखते थे। अलाउद्दीन कंस्ट्रक्टेड ए न्यू गैरिसन टाउन नेम्ड सीरी फॉर द हिज सोल्जर। और अलाउद्दीन खिलजी ने एक ग्रेशन टाउन का निर्माण किया था जिसमें विभिन्न प्रकार के सिपाहियों को रखा जाता था। ये भी सीरी के अंतर्गत बनाया गया था। लैंड रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन, किस तरीके से वो अपने क्षेत्र में भूमि के ऊपर लगने वाले कर को लेता था या फिर उपज के ऊपर या फिर पैदावार के ऊपर या फिर प्रोडक्शन के ऊपर होने वाले रेवेन्यू को वो किस तरीके से कलेक्ट करता था, आइए जानते हैं इसके बारे में। अपार्ट फ्रॉम द कंट्रोल ऑफ द मार्केट, अलाउद्दीन टुक इम्पोर्टेंट स्टेप इन द फील्ड ऑफ द लैंड रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन। लैंड रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन के अंतर्गत वह विभिन्न प्रकार के कार्य करता था। He decided that land revenue would be assumed on the basis of measuring the land under the cultivation। वह डिसाइड करता था कि लैंड रेवेन्यू जो लिया जाएगा उस भूमि के आधार पर लिया जाएगा जिस पर पैदावार हो रही है। जितनी भूमि पर वह कर रहा है उतनी पे लैंड रेवेन्यू लिया जाएगा, ठीक है। दिस meant the rich and powerful in the village who had more land could not pass on their burden to the poor। और इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि जो ज़्यादा भूमि वाला व्यक्ति होता था वह आसानी से लैंड रेवेन्यू दे सकता था या फिर कार्य कर सकता था। देयर अकाउंट वर स्ट्रिक्टली चेक्ड सो दे कुड नॉट चीट द स्टेट। उनके अकाउंट को बार बार चेक किया जाता था ताकि वे किसी भी प्रकार से चीटिंग ना कर सकें। एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिसी ऑफ अलाउद्दीन खिलजी सो द अपार्ट फ्रॉम बीइंग ए ब्रिलियंट मिलिट्री जनरल। इस तरीके से हम देखते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी एक बहुत ही बेहतरीन शासक था और मिलिट्री जनरल था। ही वाज एन एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ ग्रेट इफिशिएंसी। और इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि एक महान इफिशिएंसी वाला एडमिनिस्ट्रेटर था या शासक था। इसे यहीं तक कंप्लीट करते हैं और यहीं तक आप बुक वर्क फाइंड आउट करके लाएंगे, आगे की का लेसन रीड करके लाएंगे, कल इसे कंटिन्यू करेंगे।